हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को करेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे पूरा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से वर्ग में खंड यानी सेगमेंट होते हैं। ठीक है, या इनको हिंदी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है खंड युक्त, ये भी लिखा हुआ रह सकता है क्वेश्चन में। तो कौन से वर्ग में खंड युक्त या सेगमेंट होते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है पोरीफेरा, एनिलीडा, अर्थोपोडा, कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये प्रश्न जो है आपके क्लासिफिकेशन चैप्टर से है, क्लासिफिकेशन का ये सवाल है। इनमें ये सभी वर्ग हैं, पोरीफेरा, एनिलीडा, अर्थोपोडा, ये सभी वर्ग हैं। तो बताना है आपको किनमें से सेगमेंट होते हैं, ये खंड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों एक से अधिक होगा? क्योंकि एनिलीडा और अर्थोपोडा दोनों में ही खंडन होते हैं। अब ये सेगमेंट या खंडी युक्त किसको कहते हैं? जैसे कि एक कोई जीव है, एनिलीडा के हम जीव लेते हैं, ये अर्थवर्म बनाया हमने, ठीक है, अर्थमॉन, जॉक, नेरिस, ये सभी एनिलीड्स के एग्जांपल है। एनिलीडा के जैसे कि इस प्रकार खंड किए हुए रहते हैं। हर सेगमेंट होगा, हर सेगमेंट आपको सिमिलर चीजें दिखाई देगी। तो इस प्रकार जो खंड बना हुआ है, इसी को बोलते हैं खंड में बटा हुआ यानी खंडी युक्त सेगमेंट। तो वो किस में होते हैं? एनिलीड्स में भी होते हैं और आपके अर्थोपोड में भी होते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगर एक से अधिक ऑप्शन में ना रहे, सिर्फ अदर नॉर्मल सिंगल ऑप्शन रहे, तब आपको एनिलीड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और अगर एक से अधिक रहा तो एक से अधिक को देनी है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप ये अनुमानित रखिए कि एक से अधिक होंगे ही, या ऑप्शन ए भी कह के दे दिया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एनिलीड्स के बारे में ऑप्शन में दे रखा है, पोरीफेरा, इन सब चीज के बारे में, तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोरीफेरा के बारे में, ठीक है। इसे स्पंज भी कहते हैं, ठीक है। साइकोन वगैरह हो गए, ये सभी पोरीफेरा में ही आते हैं, ठीक है। पोरीफेरा जो होते हैं छिद्र युक्त जीव होते हैं। एक जीव में बना देता हूं साइकोन का, ठीक है, आपको शायद डिजाइन से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने बनाया साइकोन, ठीक है। इसमें बहुत से छोटे छोटे पोर होते हैं, यानी बहुत से छिद्र होते हैं, और ये जो बड़े वाले छिद्र होते हैं इसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है, ऑस्कुलम, ठीक है। जो पोरीफेरा संघ होते हैं ये छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं, ठीक है। ये अचल भी हो सकते हैं और ये चल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो कहीं अगर जो अचल नहीं होंगे वो कहीं आधार से चिपके हुए होंगे, ठीक है, और जो चलने वाले होंगे वो तैरेंगे यहां से वहां, ठीक है। इनके शरीर में कई सारी छिद्र पाई जाती है, जिसके माध्यम से शरीर में जो है, पोरीफेरा का बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ का संचरण और ये सभी चीजें संभव हो पाती किन्हीं के द्वारा, इन्हीं पोर के द्वारा। किसमें? पोरीफेरा में, ठीक है। और जो इसका बाह्य कंकाल होता है वो कठोर आवरण से ढका हुआ होता है, पोरीफेरा, ठीक है। ये कठोर आवरण से ढका हुआ होता है, ये इसके उत्तक का विभेद नहीं होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। बाकी और डीप वीडियो हम क्लासिफिकेशन का बनाएंगे बहुत जल्दी, आप उसमें ये देख सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। पोरीफेरा का एग्जाम्पल जरूर से जरूर ध्यान में रख लीजिए। साइकोन हो गया आपका, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, ये सभी उदाहरण है आपके पोरीफेरा के। अब थोड़ा सा एनिलीडा का देख लेते हैं। एनिलीडा की बात हुई तो एनिलीडा का देख लेते हैं। जो एनिलीडा होते हैं, अभी हमने अर्थवर्म बनाया ना, अर्थवर्म हो गए, और भी एग्जांपल है, नेरिस हो गए, ठीक है, नेरिस हो गए और जोक हो गए, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? एनिलीड्स के। मैं इसके बारे में थोड़ा जल्दी बता देता हूं कि जो एनिलीड्स होते हैं ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है। ये द्विपार्श्वमित भी होते हैं और त्रिकोणिक भी होते हैं, ये सभी चीजें आप क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है। और इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंड के रूप में उपस्थित होते हैं। ये सिर है और ये पूंछ है, एक के बाद एक खंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जलीय एनिलीड जो होते हैं, जो जल में रहने वाले होते हैं, वो अलवण एवं लवण्य जल दोनों में पाए जाते हैं। लवण में भी पाए जाते हैं और लवण में भी पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो गए, नेरिस हो गए, अर्थवर्म बता ही दिया हमने, और जोंक हो गए, ये सब एग्जांपल हो गए उसके एनिलीड्स के। अब अर्थोपोडा के बारे में देख लेते हैं। अर्थोपोडा जो है ये भी किस तरह के जंतु हैं? सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा ही है। पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है, सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ, ठीक है। इसमें जो होते हैं आपके इंसेक्ट वगैरह आते हैं, जितने भी इंसेक्ट है ना वो सब इसी में आते हैं, अर्थोपोडा में। जो भी स्कॉर्पियन हो गए और जो कि बटरफ्लाई हो गए, ये सभी चीज, तिलचट्टा हो गए, घरेलू मक्खी हो गए, ये सभी इसी में आएंगे। यहां तक कि झींगा हो गए, प्लेनेरिया हो गए, मकड़ी हो गए, ये सभी चीजें अर्थोपोड में आते हैं। इसमें भी खंडी भवन होता है, इसमें भी खंडी भवन होता है। ये आप देखिए बटरफ्लाई का अगर चित्र देखे होंगे, ये हम बना रहे हैं बटरफ्लाई, ठीक है, ये हम बटरफ्लाई बना रहे हैं, इसमें भी देखिएगा इस प्रकार खंडी युक्त होता है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और अर्थोपोडा की खास बात ये है कि इसमें जितने भी इंसेक्ट वगैरह होंगे सबके पांव जो होंगे 2 जोड़े 3 जोड़े 100 जोड़े तक होते हैं अर्थोपोडा में। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि इंसेक्ट वाले जीव इसमें आते हैं और ये सबसे बड़ा संघ है जो कि वीवीआई है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वसन दर मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होता है? तो इसका ऑप्शन है सेरेबेलम, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, सेरेबेलम हो जाएगा। उसके बाद पोन्स मेरुलाई दिया हुआ है, मध्य मस्तिष्क है, कोई नहीं या एक से अधिक। अगर आपने मस्तिष्क वाले चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। और हम डिस्कशन में भी जो सेट 1 था उसमें हमने मस्तिष्क के बारे में बताया था कि मस्तिष्क जो होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो जो फोर ब्रेन होते हैं इसमें 3 सेक्शन हमने बताया था, सेरेब्रम बताया था, उसके बाद हमने क्या बताया था, सेरेब्रम के बाद हाइपोथैलेमस बताया था, ऑल्फैक्टरी बताया था। इन सब के वर्क के बारे में हमने बता दिया था। क्योंकि जो जो ऑप्शन में हम वही डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पोन्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये बात ध्यान दीजिएगा। पोन्स जो होते हैं ये श्वसन दर को कंट्रोल करते हैं, श्वसन दर। ठीक है, और अगर सिर्फ श्वसन क्रिया की बात करने लग जाए, श्वसन क्रिया की बात करें तो आप मारिएगा टिक मेड्यूला ऑब्लांगटा। ठीक है, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लांगटा अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे लार, उल्टी, हार्ट बीट, उसके बाद श्वसन क्रिया, इन सभी चीजों को। और अगर दर की बात करें तो आप पोन्स मेरुलाई को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, अब मध्य मस्तिष्क जो आंख है, आंख के से संबंधित जो भी हमारे मस्तिष्क में खबर जाती है वो मिड ब्रेन के थ्रू ही जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में शुक्राणु कहां परिपक्व होता है? तो पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं अधिवृषण में परिपक्व होते हैं, वृषण में परिपक्व होते हैं, शुक्रवाहिका में परिपक्व होते हैं, कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर आप लोगों में से इसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर देता हूं ऑप्शन का। शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म कहां मैच्योर्ड होते हैं? ठीक है, एपिडाइडमिस में होते हैं, टेस्टिस में होते हैं या वास डिफरेंस में होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एपिडाइडमिस यानी अधिवृषण। ठीक है, वृषण जो होते हैं, ठीक है, वो गोलाकार होते हैं और वो मनुष्यों में जो होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्पर्म का निर्माण करना होता है उनके लिए जितना बॉडी टेम्परेचर है उनसे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की नीड होती है। क्योंकि बॉडी में बाहर की अपेक्षा थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाती रहती है, क्योंकि बॉडी का फिक्स है टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, तो इसीलिए उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम जरूरत होती है स्पर्म बनाने के लिए। ठीक है, और स्पर्म कहां निर्माण होता है? वृषण में बनता है स्पर्म। ठीक है, वृषण में बनते हैं और स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जब स्पर्म बन जाता है तो टेस्टिस के बाहर एक एपिडाइडमिस होता है इस प्रकार, और उसके बाद एक पतले से धागे की तरह संरचना होती है। ये है आपका टेस्टिस, और टेस्टिस के बाहर जो ये ऊपर होते हैं ये होते हैं अधिवृषण। यही है, यहीं पे जो है कि स्पर्म बनने के बाद आते हैं एपिडाइडमिस में यानी अधिवृषण में, और अधिवृषण में ही स्पर्म स्टोर भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं यानी परिपक्व होते हैं। फिर उसके बाद ये शुक्रवाहिका के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? आपके पहुंच जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग इसको करेंगे। अभी मोटा मोटी ये जान लीजिए कि टेस्टिस में ही यानी जो जो ऑप्शन में, जैसे टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, फिर अधिवृषण में आते हैं, यहाँ पे मैच्योर्ड होते हैं, और शुक्रवाहिका के थ्रू कहाँ पे जाता है? मार्ग की ओर जाता है, पेनिस की ओर जाता है, और फिर पेनिस से बाहर निकल जाता है। पेनिस में जाते हैं तो वहां पे जो होते हैं कि इस तरह की 2 ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक पुनर्जन्म यानी रीजेनरेशन किस में होती है क्षमता? सबसे अधिक रीजनरेशन की क्षमता किस में होती है? ठीक है, होते तो है बहुत सारे जीवों में जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे अधिक की अगर बात करें तो ऑप्शन में दे रखा है प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा, हाइड्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में सबसे फास्ट और सबसे अधिक रीजेनरेशन की क्षमता होती है। ठीक है, एक होते हैं रीजेनरेशन, एक होते हैं फ्रेगमेंटेशन, दोनों का प्रोसेस लगभग सिमिलर होता है। तो रीजेनरेशन सबसे अधिक प्लेनेरिया में होते हैं। जो प्लेनेरिया होते हैं, ये हम बना रहे हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को अगर चाकू से काट दीजिएगा इस प्रकार 3 प्रकार, ये भी अपना पूरा बॉडी तुरंत बना लेंगे, ये भी अपना पूरा बॉडी तुरंत बना लेंगे, ये भी अपना पूरा बॉडी तुरंत बना लेंगे। स्पायरोगायरा में जो होते हैं फ्रेगमेंटेशन होते हैं, इस प्रकार के होते हैं स्पायरोगायरा, इस प्रकार के।
ठीक है, ये कहीं से टूट जाते हैं बीच बीच से और फिर वो पूरा बॉडी का निर्माण कर लेते हैं टूटे हुए भाग। हाइड्रा जो होते हैं इसमें बडिंग होता है, क्या होता है, मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या है, ये बॉडी है एक और इस प्रकार मुकुल निकला होता है, इसमें एक बर्ड निकलता है और वो क्या होते हैं, बर्ड ग्रोथ कर जाते हैं और ये फिर बॉडी से अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिजिक्स का है कि न्यूटन के कौन से नियम बल की परिभाषा बताता। तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है ये 3 टाइप के लॉ होते हैं, ठीक है, ये 3 लॉ है, एक होते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, जो कि ऑप्शन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा। दूसरे नियम से बल के सूत्र प्राप्त होता है, यानी F बराबर ma जो हमें प्राप्त होता है वो इसी सेकंड लॉ से ही प्राप्त होता है। बल निकालने का ये फॉर्मूला है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर निकल जाएगा कितना बल लग रहा है। और जो थर्ड लॉ है इनसे बल की प्रकृति का पता चलता है, यानी हमें जो चोट अधिक लग जाती है और धीमी लगती है इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। आप जितने वेग से किसी पे अगर एक्शन दिखाएंगे उतने ही वेग से आपके ऊपर एक रिएक्शन आएगा। जैसे आप दीवार पे मारते हैं जितनी जोर से उतनी जोर से आपको चोट लगेगी, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और जड़त्व का नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसी कारण जो है कि बस अचानक स्टार्ट होती है तो खरा यात्री क्या हो जाते हैं, बस खुलने की वजह से हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, और बस अगर अचानक रुकती है चलते हुए तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व के नियम के कारण होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है, क्योंकि एनटीपीसी और एसएससी इन सब में जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 केजी है, ठीक है, लिखते जाइए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 केजी है, m बराबर 30 केजी है, ठीक है, और वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है, ठीक है, यानी इसका त्वरण कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। तो लगने वाला बल क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है 150, 6 या 25, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा जिसमें हमें बल का फॉर्मूला पता चलता है F बराबर m इंटू ए। अगर द्रव्यमान को त्वरण से गुना करें तो लगने वाला बल पता चल जाता है। तो द्रव्यमान कितना है आपका 30 और त्वरण कितना है 5, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 यानी 150 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 150, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की लंबाई बढ़ा देने पर बढ़ जाता है, आवर्तकाल, समय, द्रव्यमान, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपके आवर्तकाल चैप्टर से आया है, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर देना है कि जो अगर लंबाई बढ़ा दें तो क्या बढ़ जाती है, आवर्तकाल, समय या द्रव्यमान। तो आवर्तकाल वाला जो चैप्टर है, आवर्त तत्व क्या, ये आवर्त वाला चैप्टर, आप यानी पीरियड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L बाय G, यानी अगर L को बढ़ाएंगे तो आपका P भी बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो यानी क्या बढ़ जाएगा, बढ़ने की बात कर रही है ना, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और समय क्यों नहीं बढ़ जाएगा, समय का रिलेशन है आवर्तकाल से, लेकिन कैसे रिलेशन है, अगर आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है, अगर आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो सोचिए समय भी बढ़ जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल घटेगा तो समय भी घट जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आवर्तकाल हो जाएगा इसका, ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है, वस्तु की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्योंकि फॉर्मूले में जो था उसी के अकॉर्डिंग हमें राइट आंसर टिक किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केमिस्ट्री का ये सवाल है अब कि सोहन किसी चीज को चखता है, ठीक है, और उसे कड़वा लगता है, तो वो चीज लिटमस पेपर को करता है, लाल को ब्लू, ब्लू को लाल, ब्लू में कोई परिवर्तन नहीं, कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सवाल जो आपका है ये है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट से, और ये चैप्टर इतना माइनर चैप्टर है कि बहुत सारे प्रश्न इनसे मैक्सिमम बनने के चांसेस रहते हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो एसिड होते हैं एक तो वो स्वाद में खट्टा होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होते हैं। जो बेस होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। दोनों से ये क्लियर हो गया। तो यहां पे ये क्लियर हो गया कि कड़वा की बात कही जा रही है, तो यानी वो बेस है। अब बेस लिटमस पेपर को क्या करता है, तो बेस क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को लाल नहीं करता, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। और अगर लाल लिटमस पेपर लेंगे तो लाल लिटमस पेपर क्या करता है, एसी क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल को ब्लू कर देता है।
तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, लाल को ब्लू कर देता है, क्योंकि कड़वा लग रहा है तो यानी वो चीज क्षार है तो वो लाल को ब्लू कर देगा। हाँ, ब्लू को लाल कौन कर देगा, तो एसिड कर देगा। कोई एसिड है, अगर उसको उसमें लिटमस पेपर डुबाइएगा ब्लू, तो वो क्या करेगा, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। ऑप्शन है 8, 18, 15, कोई नहीं है एक से अधिक। ये सवाल आपका पीरियोडिक टेबल से है, जो कि एसएससी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी वालों के लिए पीरियोडिक टेबल से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 8, 18, 15 और कोई नहीं एक से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे आवर्त की बात करिए। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 7 आवर्त और 18 ग्रुप होते हैं, तो तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, क्योंकि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, 8, 18, 18 और 32, और जो सातवां जो आवर्त है, सातवां आवर्त में तत्वों की संख्या अभी भी अपूर्ण है, यानी उसकी अभी भी पूरी तरह से अध्ययन नहीं हो पाई है। ठीक है, तो 7 आवर्त को इस प्रकार डिफाइन किया गया। पहले आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे में 8, 8, 18, 18 और 32। इसी प्रकार अब जो ये 15 ऑप्शन दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, जो हमारा एफ ब्लॉक है। ठीक है, कितने ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक होते हैं। जो एफ ब्लॉक है उसमें 2 सीरीज देखने को मिलती है हमें, एक तो एक्टिनोइड सीरीज देखने को मिलती है और एक लेंथेनोइड सीरीज देखने को मिलती है। तो दोनों जो एक्टिनोइड और लेंथेनोइड है उसमें तत्व 15-15 को देखने को मिलेंगे, 15 तत्व और नीचे भी 15 तत्व। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से अल्कोहल पीने योग्य होता है। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का सवाल है। जैसा कि जान रहे हैं अल्कोहल, जिसको OH से डिनोट किया जाता है, ROH। ठीक है, तो अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल अगर पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, टर्सरी अल्कोहल होते हैं। जो मिथाइल अल्कोहल होते हैं, इथाइल अल्कोहल होते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल होते हैं, ये सभी होते हैं। लेकिन पहला जो अल्कोहल होता है वो हम लोग, मतलब पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन दे रखा है इथाइल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। इथाइल रहे या एथिल रहे, की है मैथिल अल्कोहल, मिथेनॉल, या एक से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पीने योग्य होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसको किण्वन विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए ये पीने योग्य होता है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो होता है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल भी है, वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि ये काफी विषैला और काफी स्ट्रांग होता है। और मिथेनॉल का ही IUPAC नाम है मिथेनॉल, यानी CH3OH को बोलते हैं मिथेनॉल, सफिक्स हो गया इनका, और मिथाइल अल्कोहल इनका जनरल नेम हो गया। और जो इथाइल अल्कोहल है यानी C2H5OH है, वो इथेनॉल, यानी वो सफिक्स हो गया आपका और IUPAC नेम, और इथाइल अल्कोहल जो इनका जनरल नाम हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, पीने योग्य होते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो आज का बस यहीं तक प्रश्न था। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, इस तरह की मजा आ रहा है आपको और आपको बेनिफिशियल लग रहा है, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस आपको 10-10 इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इस प्रकार डेली 10-10 करेंगे तो आप मंथ में जोड़ सकते हो कि कितना क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे और उसके डिस्कशन से आपको कितना फायदा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।